नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर जहां देश विदेश के प्रमुख समाचारों का संकलन लेकर मैं उपस्थित हो जाता हूं आप सभी के लिए। और आज से दोस्तों सेशन में हम टॉपिक को एनालाइज भी करेंगे और साथ पर ही प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्चुअल क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बन सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस को साझा कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें, है ना। तो आई होप कि सभी को आवाज़ क्लियर आ रही होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को दोस्तों। और ये डेली न्यूज़ एनालिसिस है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी और इसके अलावा आपका ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ जैसे तमाम समाचार पत्र जो है यहाँ से आपके लिए जो पूरा का पूरा ये संकलन है वो लेकर उपस्थित हूँ मैं। तो फटाफट आ जाइए और क्लासेस को अपने मित्रों के साथ भी साझा कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी पे, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए अभी आप इस क्लास में जुड़े हैं। और ये प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको एक्सेस करने को मिलेगा अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अनअकैडमी को। और सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज करना है वो कोड याद रखिएगा। कोड क्या होगा? ANUP10। अनूप 10 कोड का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों ये मेरा प्रोफाइल है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एज अ फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स आपको दिख रहा है ना। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दीपू, अनिता पाठक, स्वागत है। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला समाचार जो है वो क्या है और इस पर हम चर्चा करते हैं। समाचार है द हिंदू से लिया हुआ न्यूज़ है, सोर्स द हिंदू है और न्यूज़ है प्रोलॉन्ग्ड स्कूल क्लोजर ड्यू टू कोविड-19 पोज थ्रेट टू जेंडर इक्वलिटी, यूनेस्को स्टडी। यूनेस्को ने जो है अपना एक रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि जो कोविड-19 के कारण हमने क्या देखा है कि बहुत दिनों तक जो है वो स्कूल जो है वो बंद पड़े हुए थे, जिसका जो है वो लैंगिक समानता के ऊपर जो है वो क्या है, एक तरह से खतरा उत्पन्न हो गया है। इस पर यह अध्ययन है। लैंगिक समानता के बारे में बात करें दोस्तों तो जनरल स्टडीज पेपर 1 आपका जो है सोसाइटी से लेके जो टॉपिक है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो जनरल स्टडीज पेपर 2 सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से संबंधित जो है टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेंस का आपका टॉपिक है, मेंस पेपर के लिए आपका टॉपिक है ना। तो इसका हम क्या करेंगे? लाभ उठाएंगे, इसका हम देखेंगे किस प्रकार से ये हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि पूरा का पूरा जो ये यूनेस्को ने अपना जो एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा है कि कोविड-19 के दौरान जो स्कूलें जो काफ़ी दिनों तक बंद थी उसका दुष्परिणाम हमें क्या देखने को मिल रहा है? लैंगिक समानता को जो है वो खतरा देखने को मिल रहा है। इस पर ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को इन्होंने नाम दिया है व्हेन स्कूल शट, ठीक है ना, इस नाम से जब स्कूल बंद हुए, ठीक है। तो व्हेन स्कूल शट नाम का जो ये रिपोर्ट है, एक अध्ययन है जिसमें इसने क्या किया है कि इसने ये बात कही है कि जिसमें सीखने, स्वास्थ्य और कल्याण पर कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के लैंगिक प्रभाव को क्या किया गया है? उजागर किया गया इस रिपोर्ट में। और इसे वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर के अवसर पर जो है वो जारी किया गया था। और इस पर बात अगर हम करें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में हम बात करें पहले कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या है और इसके बाद हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 1995 का समय था और बीजिंग की बात है। बीजिंग में जो है वो महिलाओं के लिए जो है एक वैश्विक सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया था। और ये जो आयोजन था वो मुख्य रूप से युवा और कमजोर महिलाओं को केंद्रित करके इस कार्यक्रम की जो है ये आवश्यकता की पहचान की गई थी। यह जो पहल है दोस्तों वो युवा महिलाओं के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए जो गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना है उसके रूप में की गई थी। 11 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का प्रस्ताव जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2011 में अपनाया गया था और 2020 में इसने बीजिंग घोषणा पत्र को अपनाने के 25 साल जो है वो पूरे कर लिए थे। लक्ष्य क्या था ये दोस्तों? इसका लक्ष्य था ये दुनिया भर में युवा लड़कियों की आवाज को सशक्त बनाने और आगे बढ़ाने के लिए जो है इसको माना जाता है।
ठीक है। 2021 का थीम क्या है? तो 2021 का थीम था डिजिटल जनरेशन, हमारी जनरेशन। और इसके अध्ययन के बारे में बात करें दोस्तों, ये रिपोर्ट जो आई है जिसका नाम है व्हेन स्कूल शट, तो इसके अध्ययन के इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें यह कहा गया कि कोविड-19 के कारण जो स्कूल बंद हो गए थे, जिससे कि हम क्या देख रहे हैं कि इसका लैंगिक प्रभाव जो है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। इसने ये बताया कि लड़के और लड़कियों, युवा महिलाओं और पुरुषों को स्कूल बंद होने की वजह से क्या अलग अलग जो है, किस अलग अलग रूप में जो है वो प्रभावित होना पड़ा था। कोविड-19 महामारी के समय अगर हम देखें तो 190 देशों में अगर हम देखें तो 1.6 बिलियन छात्र जो है वो स्कूल बंद होने से क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। ठीक है। अब इसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, तो सबसे पहला घरेलू मांग में अगर हम देखें तो गरीब परिवारों के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो कोविड-19 के समय जो इसके प्रभाव देखने को मिले, तो लड़कियों को सीखने का समय जो है वो घर के बढ़ते कामों के कारण जो है वो क्या हो गया था, घट गया था, बाधित हो गया था, है ना। अब जैसे लड़कियां हैं, स्कूल बंद था तो लड़कियों को क्या करना था कि घर के कामों से, घर पे इतने सारे काम थे कि लड़कियां जो हैं वो नई कुछ चीजें इसको सीख नहीं पाती थी। ठीक है ना। तो इससे हम क्या बात करें तो इससे क्या हुआ था कि सीखने में लड़कों की भागीदारी आय सृजन गतिविधियों तक जो है वो क्या हो गई थी, सीमित हो गई थी। लड़कों को क्या कर दिया गया, तो अब आय सृजन यानी कि आय के स्रोत जो है उसको आप ढूंढिए, और लड़कियों को क्या, घरेलू काम जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, जिसके चलते इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। डिजिटल डिवाइड के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनेट सक्षम उपकरणों तक सीमित पहुंच हो गई थी। डिजिटल कौशल की कमी और तकनीकी उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए जो सांस्कृतिक मानदंडों के कारण अगर हम बात करें तो लड़कियों को कई संदर्भों में डिजिटल दुरुस्त आधार पर सीखने के तौर तरीकों पर अगर हम बात करें तो बाधा उत्पन्न हो गया था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आज भी हम देखें, अगर हम केवल अपने ही देश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे कि महिलाओं और पुरुषों में, बेटा और बेटियों में, लड़के और लड़कियों में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा विभेद देखने को मिलता है। हम देखते हैं दोस्तों कि हमारी जो भी सांस्कृतिक अवधारणा है या सांस्कृतिक जो बाधाएं हैं, है ना, जिसमें हम संस्कृति का नाम लेके कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा करना है, ऐसे जो रूढ़िवादिता है उनकी अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें हम क्या देखते हैं कि लड़कियों का आज भी जो है वो कई जगह जो है वो डिजिटल पहुंच यानी कि मोबाइल यूज करना, इंटरनेट यूज करना, इन सब के ऊपर क्या है, रोक है। तो ये मोबाइल यूज करने पर प्रतिबंध, इंटरनेट का यूज करने पर प्रतिबंध जो है, इसके कारण हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो इस डिजिटल युग के साथ जो है वो संपर्क स्थापित नहीं कर पाई थी। और इस अध्ययन में ये भी कहा गया कि डिजिटल लैंगिक विभाजन कोविड-19 संकट से पहले जो है एक चिंता का विषय था, और इस समय हमने क्या देखा, और भी ज्यादा बढ़ गया। रिपोर्ट में जो है वो स्कूल वापसी की दर के ऊपर बात की गई थी कि कहा गया कि स्कूल वापसी के दरों के बारे में कि जो आंकड़े हैं वो काफी सीमित हैं, लेकिन इसमें भी क्या, लैंगिक असमानताओं को जो है वो दिखाया गया है कि लड़कियों को जो है वो स्कूल, मतलब कोविड के बाद की कंडीशन की बात हो रही है कि कोविड जब समाप्त हो गया तो अब बच्चियों को जब स्कूल भेजने की बात की गई तो हमने क्या देखा कि इनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है पहले के तुलना में। केनिया में जो एक अध्ययन किया गया था उसमें पाया गया कि 16% लड़कियां 15 से 19 वर्ष की आयु के, 8% लड़के 2021 की शुरुआत में स्कूल फिर खुलने के बाद 2 महीने के दौरान जो है नामांकन करने में जो है विफल हो गए। तो समझिए कि 15 से लेकर 19 वर्ष के बीच में 16% जो लड़कियां हैं, ठीक है ना, वो क्या हो रहे थे कि फिर से रीएडमिशन नहीं कराए, और 8% लड़के, यानी कि लड़कों की तुलना में अगर हम बात करें तो लड़कियों की संख्या जो है वो दुगना है, यानी कि स्कूल जो ओपन हुआ है ना, अभी भी हम क्या देख रहे हैं कई जगह। अब इसी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह हमने क्या देखा था कि इस प्रकार से हम देखे कि स्कूल से पढ़ाई छुड़वा दी गई और बहुत सारी चीजें ऐसे हमें देखने को मिली। ठीक है, तो ये वैश्विक स्तर पर अध्ययन इसकी रिपोर्ट है। स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में बात करें तो स्कूल बंद होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ा। खासकर अगर हम बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य पे जो है वो काफी ज्यादा हमें नकारात्मक असर देखने को मिला है। ठीक है, दुनिया भर में अगर हम बात करें दोस्तों तो 15 देशों की जो रिपोर्ट है, उस 15 देशों की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लड़कियों ने जो है वो लड़कों की तुलना में अधिक तनाव, चिंता और अवसाद जो है वो सहा है। ठीक है ना, यानी कि क्योंकि होता क्या है कि जब आप स्कूल जाते हैं और ये जब आप कॉलेज जाते हैं तो क्या होता है कि आप अपने दोस्तों, मित्रों उन सबसे मिलते हैं। ठीक है, एक समूह में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, जिससे कि बहुत सारी ऐसी बातें जो होती हैं, ठीक है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। लेकिन घर रहने से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो अच्छे माहौल में खुल के आप बात नहीं करते, खुल के आप बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसी रूढ़िवादिता है जिसके चलते जो है आपको एक प्रकार से जो है वो दबाव में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो LGBTQ शिक्षार्थियों ने उच्च स्तर से अलगाव और
और सूचना इसकी सूचना दी गई है। अब इसके लिए सिफारिशें क्या है, तो नीतियों और कार्यक्रमों को क्या है, कारक लिंक बनाना। यानी कि इस अध्ययन में शिक्षा समुदाय से आह्वान किया गया है कि वो कमजोर और संवेदनशील समुदाय की घटती भागीदारी और स्कूल में वापसी की कम दरों से निपटने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग कारक को जो है वो शामिल करें, जिसमें नगद हस्तांतरण तथा गर्भवती लड़कियों और किशोरों की उम्र की माताओं को विशेष सहायता शामिल है। इसके अलावा ट्रेंड को ट्रैक करना और नीतिगत हस्तक्षेपों में विस्तार करने की बात की गई है। यानी कि जो बाल विवाह के साथ साथ जो जबरन विवाह है उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, और इससे जो भी रुझान मिल रहा है उसको ट्रैक करना और उसको नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से उसके विस्तार को क्या करना, जो इसका निरंतर विस्तार हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करना है। और ऐसी प्रथाएं जो लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावित करती है और उनके दीर्घकालिक संभावना को कम करती है, को जल्द से जल्द समाप्त करने की बात की जा रही है। प्रदीप कुमार रूबी रानी, स्वागत है। ठीक है। इसके अलावा क्या बात किया गया है, नो टेक लो टेक रिमोट लर्निंग सॉल्यूशन। नो टेक और लो टेक रिमोट लर्निंग सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो स्कूलों को व्यापक मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु उपायों के साथ साथ डेटा के माध्यम से भागीदारी की निगरानी करने हेतु क्या करना है, आवश्यक करना है। ठीक है। तो ये पूरा आपका पहला टॉपिक था जिस पर हम बात कर रहे थे, यूनेस्को की जो रिपोर्ट थी। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं कहाँ, अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, मिलकर क्लास कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना है। मैनेज गोल में जाकर आप यूपीपीएससी सर्च कर लीजिए और उसके बाद मुझे मेरे नाम से सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए कि जो भी मेरी क्लासेस आती है उनका आप लाभ उठा सकें, है ना। ये ठीक है, इस नाम से अनूप उपाध्याय नाम से फॉलो कर लीजिए। कोड आपको याद रखना है दोस्तों, आपको कोड क्या यूज करना है, ANUP10 कोड का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और यहाँ आने वाले हर सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं। अनअकैडमी के एडवांटेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है, तो एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपनी सुविधा के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर के साथ क्लास करने की। आप मल्टीपल क्रॉसपोंडेंस कोर्सेज को एक साथ एसेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी और ये सारा आपका इवेंट लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस आपको मिलेंगे। अनलिमिटेड क्विजेस का लाभ उठा सकते हैं, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। तो इन सभी का लाभ आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर। ठीक है। अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ये न्यूज आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, PIB से लिया हुआ न्यूज है कैबिनेट अप्रूव USOF स्कीम फॉर प्रोविजन ऑफ मोबाइल सर्विस इन अनकवर्ड विलेजेस ऑफ एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है ना, कौन कौन से स्टेट है, 5 स्टेट, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है ना। 7,287 uncovered villages of 44 aspirational districts across 5 states to get 4G based mobile service at the estimated costs of about rupees 6,466 करोड़। ठीक है। तो ये पूरा न्यूज़ है आपका, देखते हैं क्या है कि द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर प्रोविजनिंग ऑफ मोबाइल सर्विस इन अनकवर्ड विलेज ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 5 स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है। तो इस पर हम देखते हैं क्या है पूरा न्यूज़ और इस पर हम चर्चा करते हैं। न्यूज़ है 5 राज्यों के आकांक्षी जिलों के लिए USOF योजना। ठीक है ना। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि 5 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं आपके, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए आकांक्षी जो जिले हैं, ठीक है, इन जिलों को जो कि एक तरह से छूट गए हैं जिले हैं, ठीक है, उनके लिए 4G आधारित मोबाइल सेवा के प्रावधान को सार्वभौमिक सेवा दायित्व यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की योजना के रूप में जो है मंजूरी दी है। नीति आयोग ने दोस्तों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य जो है वो देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों को क्या है, वो तीव्रता से जो है उसके विकास को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है ना। इसके तहत, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो योजना के बारे में अगर हम बात करें तो इस योजना में 5 राज्यों के जो 44 आकांक्षी जिले हैं जिसमें 7,287 गाँव को जो है वो 4G आधारित मोबाइल सेवाओं उपलब्ध कराने की जो है परिकल्पना की गई है और इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा जो है वो वित्त पोषित करने की बात की जा रही है। इसके माध्यम से क्या होगा दोस्तों कि गांव में जो है वो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, सीखने के गुण बढ़ेंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूचना और ज्ञान का प्रसार होगा, कौशल उन्नयन होगा। ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें तो विकास और आपका आपदा प्रबंधन,
ई गवर्नेंस पहल, उद्योगों की स्थापना, ई कॉमर्स सुविधा आदि के लिए जो है उपयोगी डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर भारत के आदि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण जो है वो हासिल करना चाहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो कि एक वित्त पोषण करेगा इसका, वो क्या है? तो दोस्तों यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है ये सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में लोगों को आर्थिक रूप से उचित कीमतों पर जो है वो गुणवत्तापूर्वक सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाओं को जो है वो लाभ दिया जा सके, जिससे कि इन गांवों को जो है वो गैर भेदभाव जो है पहुंच इनको मिल सके। इसकी स्थापना है दोस्तों 2002 में संचार मंत्रालय के द्वारा की गई थी। यह जो दोस्तों एक गैर व्याप्तगत नीति है जिसका लक्ष्य क्या है कि वित्तीय वर्ष के तहत खर्च ना की गई राशि व्याप्तगत नहीं होगी और अगले वर्षों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह फंड जो है दोस्तों सभी प्रकार के क्रेडिट के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है वैधानिक समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक उद्देश्य के बारे में बात करें दोस्तों तो नेटवर्क विस्तार और आईसीटी सेवाओं को बढ़ावा देना। सामाजिक उद्देश्य के बारे में बात करें तो एक्सेस गैप को समाप्त कर कम सेवा वाले और असेवित क्षेत्र समूहों को मुख्य धारा में लाना। राजनीतिक उद्देश्य के बारे में बात करें तो नागरिकों को सूचना के माध्यम से अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना। संवैधानिक उद्देश्य के बारे में बात करें तो लक्षित सब्सिडी के माध्यम से दूर संचार डिजिटल क्रांति के लाभ के समान वितरण और राष्ट्रीय संसाधनों को उचित आवंटन जो है करना। इसके महत्व के बारे में बात करें दोस्तों तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन, ग्रामीण सामुदायिक फोन, ग्रामीण घरेलू टेलीफोन और मोबाइल बुनियादी ढांचे को जो है वो स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच के साथ शहरी प्रवास को मदद करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर को पैदा करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें दोस्तों तो आईसीटी सेवाओं की बढ़ती जागरूकता और ग्रामीण लोगों की भागीदारी से स्वास्थ्य, शिक्षा आदि संबंधित जो भी सुरक्षा है उनको बढ़ावा देना है। और इसके अलावा ग्रामीण बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और ग्रामीण नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के विकास को सुनिश्चित करना है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को अगर हम बात करें दोस्तों तो ग्रामीण आबादी के सामाजिक विकास और योजनाओं को लाभों को विस्तार पूर्वक पहुंचाने के लिए जो है इसे सही उपकरण के रूप में भी माना जा सकता है। इससे संबंधित और कौन कौन सी योजना है तो भारत नेट परियोजना, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 जो है ये इससे संबंधित जो है वो कुछ योजना है। ठीक है, अनअकैडमी के लिए ठीक है आपके स्क्रीन पर कुछ है जो स्टूडेंटों ने अपनी फीडबैक दी है दोस्तों। इसके अलावा ये विजेता स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, है ना। विजेता स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और ये जो स्टूडेंट चाहते हैं इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा, रैंक 2 50% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 25 और 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एक कोड यूज करना होगा, जैसे कि मेरा कोड जो है आप ANUP10 अनूप 10 का कोड प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो इसका आप लाभ उठाइए। इसके अलावा दोस्तों विजयी भाव के नाम से यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि आपका 21 नवंबर से स्टार्ट होगा और 26 दिसंबर तक जो है ये आपका चलेगा। आप यहाँ देख भी रहे होंगे जिसमें जीएस पेपर 1 का आपका मेंस टेस्ट सीरीज है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 20 होंगे, ड्यूरेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा। आप इसका लाभ उठाइए प्लस स्टूडेंट्स जो है, ठीक है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 3 आपको दिख रहा है, जीएस पेपर 4 जनरल हिंदी और ऐसे का पेपर का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा उन्नति के नाम से यूपी पीसीएस आरओ एआरओ बूस्टर टेस्ट सीरीज है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं जो कि मंडे टू फ्राइडे ये चल रहा है। करंट टाइम्स करंट अफेयर्स बूस्टर फॉर यूपी एग्जाम आपको दिख रहा है रोज रात 8 बजे, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। गुड मॉर्निंग आरिफ, और एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में आप सभी के सारे जो स्टूडेंट हैं वो क्लासेस को ज्वाइन करें। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज का क्या इंपॉर्टेंट है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये बैचेस है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ बैचेस है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। ये कुछ बैचेस है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। क्या है आज के एमसीक्यू सेशन पर, उस पर हम बात करें क्या क्या क्वेश्चन हैं आज के लिए, इस पर हम बात करें। तो पहला प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने देश में कितने बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? 490 बिलियन, 520 बिलियन, 480 बिलियन, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, ये चार प्रश्न आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको राइट आंसर बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा ए 490 बिलियन डॉलर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो कसीदा ने जो है अपने हाल ही में अपने देश के लिए 490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज का जो है अनावरण किया है, जो लगभग 56 ट्रिलियन जापानी येन के बराबर है, और जनता को आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जो है इस प्रोत्साहन कामों को निधि बताकर जो है ये आपका जिन्होंने भी कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है सही है। अगला, भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्न में से किस नेता ने किया था? गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स आपका फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का जो है वो इन्होंने उद्घाटन किया। और इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 12 सत्र और 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता जो है वो शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी उपस्थित थे। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के इस 2 दिवसीय ग्लोबल इनोवेशन समिट में घरेलू और वैश्विक फार्मा उद्योगों के प्रमुख सदस्य जो थे वो भी आपके इसमें उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, या इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। आरिफ प्रदीप। तो दोस्तों जिन्होंने कहा वीर चक्र, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। और भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को जो है वो ये पुरस्कार वीर चक्र दिया गया है। और ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था इन्होंने। और इस समय अभिनंदन जो है विंग कमांडर थे। और भारतीय सेना ने ग्रुप कैप्टन के रैंक में, जो कि कर्नल के बराबर है, इस पर इनका
प्रमोशन किया है। और जब अभिनंदन ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को मार गिराया था उस वक्त वो 51 स्क्वाड्रन का जो है वो हिस्सा थे। अगला है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? श्रीकांत, किदाम्बी, साइना नेहवाल, पीवी संधू, प्रकाश पादुकोण। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी प्रकाश पादुकोण, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और ये प्रकाश पादुकोण दीपिका का पादुकोण के पिता, और ये भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं। और जिन्होंने बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है। भारतीय बैडमिंटन संघ पुरस्कार के लिए इनका नाम भेजा था। दुनिया भर के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पादुकोण को 2018 में BAI का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कुछ बैच कोर्सेस हैं आप लोग के लिए, इसका आप लाभ उठाएं। जैसे लक्ष्य UPPSC का ये बैच है जिसमें आप मेरी भी क्लास देख रहे हैं यहाँ। इसके अलावा मेंस बैच है, इसका भी आप लाभ उठाइए। इसके अलावा UPPSC UPSSC मेंस आंसर राइटिंग बैच है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। लक्ष्य UPPSC को ध्यान में रखते हुए 24 नवंबर से एक और बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें मेरी क्लासेस फिजिकल ज्योग्राफी आपको नज़र आ रही है, बाकी सारी क्लासेस भी आपको नज़र आ रही है। इसमें भी आप एनरोल करके जो है ये लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो आप 1 सब्सक्रिप्शन लेंगे और ये जितने भी एग्ज़ाम आपको दिख रहे हैं, ऑल एग्ज़ाम, UPPSC अपर लोअर PCS RO UPSI UPSSC पेट लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनऑप्टन का कोड यूज करके आप इन सारे कोर्स के लिए जो है वो आप सब्सक्रिप्शन लेकर लाभ उठा सकते हैं। सोन गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों UPPSC प्रेजेंट विजयी भाव UPPSC मेंस बैचेस, ठीक है, तो आप इस बैच का आप लाभ उठा सकते हैं। 10 नवंबर से एक बैच है, एक 11 नवंबर, फिर एक 10 नवंबर से 1.5 महीने का, एक 12 नवंबर से 1 महीने का, एक 27 अक्टूबर से। ठीक है, तो ये सारे बैचेस आपको नज़र दिख रहे हैं। ठीक है, किसी के भी आप बैचेस के लाभ उठा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि मुझे मॉड्यूल वाइज क्लास करना है, ठीक है, ठीक है ना। आपको जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को लगता होगा कि मुझे केवल क्या करना है, मुझे केवल मेंस का करना है, ठीक है ना, जैसे कि मुझे GS पेपर 1 का केवल आंसर राइटिंग का करना है, तो आप 2 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ जाइए, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, पूरा कोर्स दिख रहा है, आप इसके हिसाब से मेंस के बैच के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेके जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे मॉड्यूल वाइज केवल सब्जेक्ट वाइज जुड़ना है, तो आप इस जुड़ कर लाभ उठा सकते हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे कि 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो इसकी फ़ी जो है वो 13,600 है। 12 महीने का 9,350 है, 6 महीने का 7,650 है, 3 महीने का 4,250 और 1 महीने का 1,700 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे, क्या ANUP10, तो आपकी फ़ी में आपको 10% का क्या हो जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। और आपका 24 महीने का जो फ़ी है वो 12,240, 12 महीने का 8,415, 6 महीने का 6,885, 3 महीने का 3,825 और 1 महीने का 1,530 रुपये हो जाएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है जिसमें घर बैठे बैठे आप यूपी बिहार के टॉप एजुकेटेड, ठीक है, के साथ आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं, है ना। और जिसमें 6 महीने की फीस 7,960 और 12 महीने की 10,620 है। लेकिन जैसे ही कोड यूज करोगे यहाँ भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। बक्स पॉइंटी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटेड क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष से 7 महीने और 13 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया? राहुल सचदेवा, अनिल कुमार, मुरलीधर पांडे या पंकज त्रिपाठी?
ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा मुरलीधर पांडे, वो सभी के उत्तर जो है सही। और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी गए आदेश के अनुसार केंद्र ने मुरलीधर पांडे को जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 1 साल 7 महीने और 13 दिन की अवधि को बढ़ाने का जो है मंजूरी दिया है। और 17 नवंबर से 30 जून 2023 तक जो है ये इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया। अगला है, भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न से किस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के पास निधन हो गया? जैंकी चंद सिंह, नोवी कपाड़िया, धीरज सिंह, उदंत सिंह। आपको बताना सही उत्तर क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा नोवी कपाड़िया बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाते थे नोवी कपाड़िया, जिनका लंबी बीमारी के बाद जो है वो निधन हो गया है। ठीक है, और इनकी एक किताब है, ठीक है ना, बेयर फुट टू बूट्स, जो काफ़ी चर्चित है। तो ये आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले कि बेयर फुट टू बूट्स जो है वो किसकी लिखी हुई किताब है। अगला है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तमिलनाडु, बिहार, पंजाब और झारखंड। और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों जिन्होंने कहा तमिलनाडु, उस सभी के उत्तर जो है वो सही है। ए राइट आंसर है, सातवां का ए जो है वो आपका राइट आंसर है। और तमिलनाडु सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए जो है एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया। और फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना का जो है इसकी स्थापना उद्योग मंत्री थंगम थिनारासु की अध्यक्षता में की गई थी। और फिनटेक एक उभरता हुआ क्षेत्र जिसे तमिलनाडु सरकार जो है मजबूती से जो है बढ़ावा दे रही है। फिनटेक सिटी की कुल लागत जो है 165 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया? अजय देवगन, नाम रिपीट हो गया, कुछ भी लिख लीजिए, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सलमान खान, सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और बॉलीवुड अभिनेता हैं सलमान खान को क्या किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया महाराष्ट्र के लिए। ठीक है ना, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुख्य मुस्लिम बहुल समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने की जो हिचकिचाहट है ना, जैसे कि एक लगा हुआ है कि दिमाग में कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा हमने देखा मुस्लिम समुदाय में लेकर है कि कोविड जो है उसके माध्यम से कुछ गलत प्रभाव पड़ जाएगा, ये सारी जो जो भी चीज़ें हैं, तो उनको उत्सुक करना है टीका लगवाने के लिए। और इसके लिए जो है वो सलमान खान को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसके माध्यम से जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा
टीकाकरण जो है वो हो सके, है ना। तो दोस्तों ये इसके अलावा स्पेशल सेशन है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आज से स्पेशल सेशन 11 बजे जो है वो हिस्ट्री एमसीक्यू का हो, ठीक है, और दूसरा स्पेशल सेशन 5:45 पे जो होगा वो ज्योग्राफी का होगा, ठीक है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्पेशल सेशन, अगर आप पहली बार हैं तो अनूप 10 का कोड यूज करके अनलॉक करके आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी का ये टेलीग्राम चैनल है, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारी मुलाकात 11 बजे स्पेशल क्लास पे होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।